हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका और स्वागत है आपका पॉलीमीडिया में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए हाजिर हम फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई सेशन के साथ। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन अलाइन मूवमेंट घुटनेपेक्ष आंदोलन के बारे में। इससे पहले भी हम काफ़ी टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कोल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बाइपोलर सिस्टम के बारे में, मतलब कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या सारी बातें हैं। तो वो सेशंस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं वो भी देख लेना। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा नॉन अलाइन मूवमेंट घुटनेपेक्ष आंदोलन। आज का सेशन भाई स्क्रीन पर देख के घबराना मत, काफ़ी कुछ है आज के सेशन में। सारी चीज़ें एक ही सेशन में इंक्लूड करने की सोची है। नैम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या उसकी मीनिंग है, डेफिनेशन है, फाउंडर्स जो लीडर्स हैं उनके बारे में, और फीचर्स, प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें एक ही सेशंस में इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। ठीक है, सारी चीज़ें करंट में क्या रिलेवेंसी उसकी बनती है। और हाँ, सेशन के एंड में टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। आपके कितने सही होते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट नैम। नैम का पूरा नाम है नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसे हिंदी में घुटनेपेक्ष आंदोलन भी कहते हैं। और ये बेसिकली कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये ग्रुप मतलब स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और करंट में इसमें 120 कंट्रीज़ हैं। और इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो यूएन के बाद, यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे मतलब आप कह सकते हैं कि है। और वर्ल्ड की ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है, 55% जो पॉपुलेशन है, उसे ये कवर करता है। और करंट में इसके जो हेड है वो है यहाँ पे इल्हाम अलीयेव, जो कि 31st जो लीडर है वो है। ठीक है, 31st हेड है, मतलब 31वें हेड है, ये प्रेसिडेंट है नैम के, इल्हाम अलीयेव। और ये हैं अज़रबैजान के। अज़रबैजान एक कंट्री है और ये 2019 में नैम के मतलब हेड बने थे। 2019 से 2022 तक इनका सेशन रहेगा। और इनसे पहले जो थे हेड जो थे निकोलस माडुरो थे, और ये थे वेनेजुएला से। और फर्स्ट जो थे हमारे वो थे जोसेफ ब्रॉस टीटो। जोसेफ ब्रॉस टीटो आगे आप डिस्कस भी करेंगे क्या है उनके बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से रिलेटेड करते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछ भी लिया जाता है जनरली कि जोसेफ ब्रॉस टीटो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इंडिया से भी हैं, इंडिया से भी 2 लीडर थे जो नैम के मतलब हेड बने हैं। तो एक तो नीलम संजीवा रेड्डी है, जो हम सेकंड बुक में डिस्कस करेंगे। इनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको, बहुत अच्छी स्टोरी मिलेगी आपको सेकंड बुक में इनसे रिलेटेड। और सेकंड जो बने थे इंडिया से हेड जो बने थे वो थे जेल सिंह। तो ये दोनों बने थे 1983 से 1986 तक का इनका पीरियड रहा था, जो नैम के अध्यक्ष रहे थे। चलिए नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ नैम, की किस तरीके से नैम की शुरुआत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन कि किस तरीके से नैम की शुरुआत होती है। देखिए, जो कोल्ड वॉर था वो था 1945 से 1991 तक लड़ा गया था। ठीक है, 2 ग्रुप्स के बीच लड़ा गया था, एक तो यूएसए और एक यूएसएसआर। इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में ही लड़ा गया था। अब कोल्ड वॉर के पीरियड में क्या होता है कि कई सारी कंट्रीज़ ना, इन कंट्रीज़ के गुलाम मतलब कॉलोनियल कंट्रीज़ थी, इनकी गुलाम थी, उपनिवेश थी। एग्जाम्पल जैसे इंडिया है, इंडिया भी ब्रिटेन का गुलाम था। तो कई सारी कंट्रीज़ ऐसी थी जो उपनिवेश थी, गुलाम थी, कॉलोनीज़ थी दूसरी सुपर पावर्स की या फिर डेवलप कंट्रीज़ के। तो ये जो कंट्रीज़ थी, अब ये न्यू इंडिपेंडेंट हो रही थी। इन कंट्रीज़ को कोल्ड वॉर के पीरियड में मतलब 1945 से 1991 के बीच में इनको आज़ादी मिली है ना, जैसे इंडिया को भी 1947 में मिली थी, इसी पीरियड में मिली थी। तो इंडिया के अलावा भी कई सारी कंट्रीज़ ऐसी थी जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी, और उनको फोर्स किया जा रहा था इन दोनों ही सुपर पावर्स के थ्रू कि या तो वो प्यार से इनके ग्रुप में ऐड हो जाए, या फिर ये ज़बरदस्ती उनके ऊपर अटैक करके उनको अपने ग्रुप में इंक्लूड कर लेंगे। तो कंट्रीज़ के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे कि या तो वो यूएसए के ग्रुप में इंक्लूड हो जाए, या फिर वो यूएसएसआर के ग्रुप में इंक्लूड हो जाए। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो प्यार से मान भी गई, और जो नहीं मानी उन्हें युद्ध करके इन्होंने अपने ग्रुप में ऐड कर दिया। लेकिन अब बारी थी इंडिया की। ठीक है, अब इंडिया की बारी थी। तो इंडिया ने कहा कि भाई हम तो ना तो यूएसए के ग्रुप में इंक्लूड होंगे और ना ही यूएसएसआर के ग्रुप में, हम अपने एक अलग से ग्रुप बनाएंगे नॉन अलाइन मूवमेंट का, जिसे नैम के नाम से जाना गया। ठीक है, नैम के नाम से जाना गया नॉन अलाइन मूवमेंट। मीन टू फॉलो देयर ऑन इंडिपेंडेंट पॉलिसी, अपनी स्वतंत्र नीति को अपनाएंगे, किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत होती है, पूरी हिस्ट्री है इसकी। ठीक है, अब
इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1961 में, ठीक है। लेकिन उससे पहले किस तरीके से मीटिंग्स हुई, एकदम से तो सपना आएगा नहीं इन कंट्रीज़ को कि हाँ भाई हमें मीटिंग करनी है, तो इससे पहले का प्रोसेस क्या रहा है एक बार वो देख लेते हैं। तो भाई न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ गुलामी से आज़ाद हो रहे थे, तो 1955 का टाइम पीरियड है जब एफ्रो एशियन कंट्रीज़ मीन अफ्रीका और एशिया की जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने 1955 में मीटिंग की थी बारडुंग में, जो कि इंडोनेशिया में है, ठीक है। इंडोनेशिया के बारडुंग में इनकी मीटिंग होती है 1955 में। और 1955 में जब मीटिंग होती है तो इन्होंने यहाँ पे यही बात रखी कि इन्हें दोनों में से किसी सुपर पावर के ग्रुप में इंक्लूड नहीं होना और उन्हें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो है उसे फॉलो करना है, जिस वजह से इन्होंने आगे चल के क्या डिसाइड किया कि हम अपना एक अलग से ग्रुप बनाएंगे। और इस तरीके से 1961 में नैम का फर्स्ट समिट हुआ था, जिसे बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है या फिर बेलग्रेड सम्मेलन भी आप कह सकते हैं, जो कि यूगोस्लाविया में हुआ था। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत होती है। कई सारे जो लीडर्स थे उन्होंने मतलब इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। मतलब आपसे पूछ लिया जाता है कई बार नेम कि कौन कौन है। यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टीटो थे, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं, भारत के जवाहरलाल नेहरू उस पीरियड में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और घाना से वामे इनक्रुमा थे, इंडोनेशिया से सुकर्णो। तो ये इन्होंने क्या किया था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नैम की इस्टेब्लिशमेंट में भी और उसको स्प्रेड करने में भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये डेफिनेशन है यहाँ पे, नॉन अलाइन मूवमेंट फुल फॉर्म है इसकी गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और ये डेफिनेशन है यहाँ पे, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट इज एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। बेसिकली ये एक किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति का पालन करता है और अपनी फॉरेन पॉलिसी होगी उसे खुद को बनाने की मतलब बात करता है कि खुद से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज यूएसए और यूएसएसआर कोल्ड वॉर के पीरियड में, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में फाइट चल रही थी, तो इन दोनों में से अगर किसी एक ग्रुप में ऐड होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने कहा कि हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये। इसमें लीडर्स है कंट्रीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टीटो, इजिप्ट मतलब मिस्र गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया से सुकर्णो और घाना से वामे इनक्रुमा। तो ये इंपॉर्टेंट लीडर्स है और कंट्रीज हैं। मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फाउंडिंग फादर्स हैं ये, लीडर्स कौन कौन हैं, जवाहरलाल नेहरू, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको, ठीक है। स्टार्टिंग के जो ये 3 लीडर्स हैं, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीटो और गमाल अब्दुल नासिर, आइडिया बेसिकली इन्हीं का था। और ये जो वामे इनक्रुमा और जो सुकर्णो है, इन्होंने क्या किया था, इन ऊपर के जो ये 3 लीडर्स हैं, इनको क्या किया था, सपोर्ट किया था कि हाँ यार तुम्हारा जो इनिशिएटिव है, आइडिया जो है वो बहुत अच्छा है। तो आगे चल के वामे इनक्रुमा और सुकर्णो, इन्होंने इनके आइडियाज़ को क्या किया था, सपोर्ट किया था कि हाँ हमें जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उन्हें अपनी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा समिट्स, मीटिंग्स ऑफ नैम, कि किस तरीके से मतलब मीटिंग्स हुई है, क्या क्या मीटिंग्स हैं। तो काफ़ी सारी मीटिंग्स हैं। 12th वाले जो भाई स्टूडेंट्स हैं उनको तो सारे समिट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लेना। यहाँ पे अभी ज़रूरी है कि फर्स्ट जो था समिट मतलब मीटिंग बोल सकते हो, बैठक बोल सकते हो, सम्मेलन बोल सकते हो कि नाम के कौन कौन सम्मेलन थे। फर्स्ट समिट हुआ था इनका 1961 में यूगोस्लाविया में। पूरी डेट याद करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, एग्जाम्स के रिगार्डिंग में बात करें, वैसे नॉलेज के लिए तो आप देख ही सकते हैं। फर्स्ट जो समिट है वो 1961 में यूगोस्लाविया, बेलग्रेड एक जगह है जो यूगोस्लाविया एक कंट्री है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे समिट हुआ था। और इंडिया में जो समिट हुआ था वो था 7th समिट, ठीक है। 7वां जो सम्मेलन था वो इंडिया में हुआ था, और इंडिया में भी कहाँ, न्यू दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ था। इंपॉर्टेंट समिट्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट समिट है 1961 यूगोस्लाविया बेलग्रेड में हुआ था, जिसे बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस या बेलग्रेड सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। डेफिनेशन पूछ लेता है 1 मार्क्स में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस, बेलग्रेड सम्मेलन क्या है, कब हुआ, कि मतलब कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जो बेलग्रेड सम्मेलन है ये नॉन अलाइन मूवमेंट का फर्स्ट समिट है जो कि 1961 में हुआ था, ठीक है। और इसमें 25 मेंबर कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये डेफिनेशन भी इसकी बनेगी और कंट्रीज़ और जो डेट है वो आप ध्यान रखेंगे। 14th जो समिट है जो कि क्यूबा में हुआ था, क्यूबा में जगह है हवाना नाम से, इस जगह पे ये समिट हुआ था। इसमें 116 जो कंट्रीज़ थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 15 ऑब्जर्वर्स कंट्रीज़ थी।
ऑब्जर्वर्स कंट्रीज़ भी होती है जिन्हें हिंदी में पर्यवेक्षक देश भी कहते हैं, ठीक है, जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं क्या चीज़ें हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब 15th समिट के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 15th जो समिट है, इस समिट में 118 जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, मतलब 118 कंट्रीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और 16th की अगर हम बात करें तो 16th में जो मेंबर कंट्रीज़ थी उसमें ऑलमोस्ट 120 मेंबर कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और 17th जो समिट है ये हुआ था वेनेजुएला, ठीक है। और 18th जो समिट रहा वो हुआ था अजरबैजान। तो लास्ट समिट हमारा 18th है जो कि 2019 में हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। और इंडिया में जो समिट हुआ था नाम का, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अभी अभी डिस्कस किया हमने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक हमारा है फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। देखो फर्स्ट वर्ल्ड जो रिप्रेजेंट करता है वो है यूएसए, ठीक है, क्योंकि कोल्ड वॉर के स्टार्टिंग में यूएसए ने सबसे पहले अलायंस सिस्टम स्टार्ट किया था। अगर आपको याद हो, नाटो, सीटो, सेंटो, सबसे पहले यूएसए ने मिलिट्री अलायंस स्टार्ट किए थे। 1949 में उसने नाटो बना दिया था यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। इस साइड आपको यूरोप मिल जाएगा, ठीक है। और जो सेकेंड वर्ल्ड है इसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो नाम की कंट्रीज़ हैं इनको जाना जाता है थर्ड वर्ल्ड के नेम से। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैप का क्वेश्चन आपका बनता है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको बोल दिया जाता है, फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज़ कौन सी है, सेकेंड वर्ल्ड की कंट्रीज़ कौन सी है। तो भाई येलो कलर में जो कंट्रीज़ हैं ये कंट्रीज़ रिप्रेजेंट कर रही है टू दी कैपिटलिस्ट ग्रुप। जो यूएसए के कैपिटलिस्ट ग्रुप थे वो कंट्रीज़ जिन्होंने अमेरिका और उसकी आइडियोलॉजी जो कि कैपिटलिस्ट थी, पूंजीवादी थी, उसको सपोर्ट किया था, ठीक है। और उसको अडॉप्ट भी किया था। उसी तरीके से वो कंट्रीज़ भी अपने सिस्टम को रन कर रहे थे। सेम जो प्रोसेस रहा वो यूएसएसआर के साथ भी रहा, ठीक है। तो क्योंकि सबसे पहले ग्रुप बनाना स्टार्ट अमेरिका ने किया था तो इसलिए इसको फर्स्ट वर्ल्ड के नेम से जाना जाता है। सेकेंड यहाँ पे है यूएसएसआर, सेकेंड वर्ल्ड यूएसएसआर की कंट्रीज़ को जाना जाता है। रेड कलर में जो कंट्रीज़ आपको ये दिख रही होगी ये सारी कंट्रीज़ हमारी सेकेंड वर्ल्ड, जो वो कंट्रीज़ है जिसने यूएसएसआर और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, सोशलिस्ट भी थी काफ़ी हद तक, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को इन्होंने सपोर्ट किया था और उसी तरीके से अपनी इकोनॉमी को इन्होंने रन भी किया था। तो इन कंट्रीज़ को कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड के नेम से इनको जाना जाता है, जिन्होंने यूएसएसआर को सपोर्ट किया था। अब ये जो ग्रीन कलर में कंट्रीज़ आपको विजिबल हो रही है, ये ग्रीन कलर में जो कंट्रीज़ हैं ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जो एक तो न्यूली इंडिपेंडेंट थी, गुलामी से आज़ाद हुए थे, और इन्होंने ये डिसाइड किया था कि भाई हम तो दोनों से अलग रहेंगे, हम दोनों में से किसी में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर किसी एक ग्रुप में वो चले गए तो उन्हें दोबारा से उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा और ये गुलाम बन जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने अपना एक न्यूली ग्रुप बनाने का डिसाइड किया और अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कि भाई हम अपना काम अपने हिसाब से करेंगे। तो इस तरीके से नाम का ग्रुप बनाया गया था जिसे थर्ड वर्ल्ड के नेम से जाना गया। इनमें से जो कंट्रीज़ है ना, एटलीस्ट दो कंट्रीज़ तो आप आइडेंटिफाई करो। ग्रीन कलर की कोई सी दो कंट्रीज़ आप आइडेंटिफाई करो, येलो कलर की कोई सी दो कंट्रीज़ और रेड कलर की कोई सी दो कंट्रीज़ आइडेंटिफाई करो और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएंगे। अब बाकी काम आपका है, आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। नेक्स्ट है फीचर्स एक बार जान लेते हैं, काफ़ी कुछ जान चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। नाम के बारे में कि नाम की विशेषताएं क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ भाई ये नाम है या नहीं है। तो नाम बेसिकली इसने सबसे पहले डिसाइड किया था कि भाई मैं तो किसी भी ग्रुप में खुद को अलाइन नहीं करूँगा, किसी भी ब्लॉक में खुद को इंक्लूड नहीं करूँगा। तो पहला इसका ये फीचर था। दूसरा ये था कि यूएसए और यूएसएसआर के थ्रू जितने भी मिलिट्री अलायंसेस बनाए गए थे, नाटो, सीटो, वार्सो पैक्ट हो गया, सेंटो हो गया, ये सारे अलायंस, ठीक है। यहाँ पे सेंटो नहीं लिखा है, सेंटो ऐड कर लेना आप लोग खुद से। तो सेंटो जो मिलिट्री अलायंस है, इनमें से किसी में भी नाम की कंट्रीज़ ने खुद को इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। पाकिस्तान जो था वो आगे चल के, मतलब बाद में जब वो न्यूली इंडिपेंडेंट होता है तो उसके काफ़ी बाद में जा कर के वो फिर सीटों में इंक्लूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि अपने फ्रीली इंडिपेंडेंट डिसीजंस खुद से लेती है ये कंट्रीज़, क्योंकि किसी एक ग्रुप में इंक्लूड नहीं हुई थी, और किसी एक ग्रुप में इंक्लूड होती तो वो उनके हिसाब से काम करते, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। क्योंकि दोनों में से किसी भी ग्रुप में इंक्लूड नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल से खुद को एकदम अलग ही रख लिया। इंटरनेशनल लेवल पे वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अपने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए, मतलब लड़ाई को बढ़ावा या अप्रिशिएट करने के लिए नहीं, इंटरनेशनल लेवल की एक्टिविटीज़ में भी ये अपनी बातें बखूबी रखते थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे। किसी भी एक
ऑर्गेनाइजेशन के जो अपने प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई हम इस हिसाब से काम करेंगे या ये पॉलिसीज हमारी रहेंगी, तो वही सारे प्रिंसिपल्स नैम के भी थे। फॉर एग्जांपल अपनी जो सोवरेनिटी है या फिर इक्वालिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इनको रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट करेंगे, इकोनॉमिक हेल्प करेंगे, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है उनका मिलकर सॉल्यूशन उनका करेंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुल सॉल्व करेंगे, यूनाइटेड नेशन को अप्रिशिएट करेंगे। इस तरीके से कई सारे प्रिंसिपल्स थे जिनके बेसिस पर नैम को इस्टेब्लिश किया गया था। तो यही सारे रीजंस थे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या उद्देश्य थे, क्या मोटिव्स थे जिनकी वजह से नैम को बनाया गया था। तो नैम को बनाने के मोटिव तो आपके दिमाग में और भी मतलब आप ऑलरेडी ये चीज़ें समझ गए होंगे, तो एक बार फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं क्या है क्या चीज़ें। ऑब्जेक्टिव कई सारे थे। कंट्रीज़ जो थी उन्हें पता था कि वो न्यूली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और वो कोल्ड वॉर जो चल रहा था वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच चल रहा था, ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो वो दोनों में से किसी में भी इंक्लूड नहीं होते। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, वो अपने एक अलग ग्रुप क्यों बनाते हैं, नैम के नाम से ग्रुप क्यों बनाते हैं, उसके पीछे इनके कई सारे मोटिव्स थे। सबसे पहला, ठीक है, मतलब ये उन सारे रीजंस को क्या करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे जिनकी वजह से वॉर को बढ़ावा मिल रहा था। सोचो अगर नैम की कंट्रीज यूएस और यूएसएसआर में से किसी एक ग्रुप में इंक्लूड हो जाती तो वॉर को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता, और ये जो कोल्ड वॉर था ये हॉट वॉर में चेंज हो जाता। मतलब जो सिर्फ आइडियोलॉजी की लड़ाई थी वो खून खराबे में चेंज हो सकती थी। सेकेंड रीज़न हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि न्यूली इंडिपेंडेंट थी, वो अपनी फ्रीडम को सिक्योर करना चाहते थे। इनका मानना था कि किसी एक ग्रुप में इंक्लूड होंगे तो दोबारा से गुलाम बन जाएंगे, जो कि वो नहीं चाहते थे। ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कॉलोनिज्म जो हो गया, इम्पेरियलिज्म हो गया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव जो कलर के बेसिस पर होता है, क्योंकि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी और इसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ भी आती है, इंडिया भी है। तो इंडिया और अफ्रीकन जो कंट्रीज़ थी या फिर और भी जगह के, उन सारी कंट्रीज़ के साथ मतलब कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो इसको भी ये लोग क्या करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे, रोकना चाहते थे। और जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से, ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से नैम को मतलब आगे बढ़ावा दिया गया। कई सारे जो अपने लड़ाइयाँ होती है इनकी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ की, उन सारी कंट्रीज़ को मतलब ये आपस में फ्रेंडली रिलेशंस अपने इस्टेब्लिश करना चाहते थे, पीसफुल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहते थे। जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको ये सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब जब आप बात अपनी सिक्योरिटी की आएगी तो ये भी फिर पीछे नहीं हटते थे। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात को लेकर के इन्होंने नैम को इस्टेब्लिश किया था। इंटरनेशनल लेवल को ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड बनाना चाहते थे, ठीक है, डेमोक्रेटिक बनाना चाहते थे और एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहते थे टू दी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। क्योंकि उस पीरियड में जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि इधर दे कैन ज्वाइन द ग्रुप ऑफ यूएसए और यूएसएसआर, या तो वो सिर्फ यूएसए के ग्रुप में ज्वाइन हो जाए या फिर यूएसएसआर के ग्रुप में, एक ही ऑप्शन था। अब लेकिन जब नैम बनाया गया तो इनके पास एक बेटर ऑप्शन मिल गया कि हाँ भाई यूएसए यूएसएसआर के अलावा एक तीसरा ग्रुप भी है जिसमें ये इंक्लूड होना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू। किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने नैम को आगे प्रमोट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि इंडिया से जवाहरलाल नेहरू थे, यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रॉस टिटो थे, इजिप्ट से गमाल अब्दुल नासिर थे, घाना से वामे नक्रुमा और भी कई सारे लीडर्स जिन्होंने मतलब सपोर्ट किया था। तो नेहरू ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, नेहरू ने सबसे पहले तो यूएस और यूएसएसआर से खुद को इंडिपेंडेंट रखने की बात की थी कि भाई हम दोनों में से किसी में भी इंक्लूड नहीं होंगे। इनिशिएटिव इन्हीं तीनों जो दोस्त थे, इन्हीं तीनों दोस्तों का था, और इन्होंने किसी भी जो मिलिट्री अलायंस है उसमें इंक्लूड होने से खुद को मना कर दिया था। बाडुंग कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1955 में हुआ था, और इससे पहले पंचशील एग्रीमेंट हुआ था हमारा चाइना के साथ 1954। और पंचशील मीन्स 5 प्रिंसिपल्स वहाँ पे रखे गए थे, और उन्हीं प्रिंसिपल्स को आगे चल के बाडुंग कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अप्रिशिएट किया था, या फिर उन प्रिंसिपल्स में और प्रिंसिपल्स भी ऐड किए गए थे, और तब जाकर के मतलब ये बाडुंग कॉन्फ्रेंस हमारा सक्सेसफुल रहा था। डेमोक्रेसी को इन्होंने यहाँ पे डेमोक्रेसी को अपोज इन्होंने नहीं किया, ये टाइपिंग थोड़ी गलत हो गई होगी, ठीक है, अपोज नहीं होगा यहाँ पे, सपोर्ट होगा। ही सपोर्ट टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम, इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट किया था। लिबरलिज्म को इतना सपोर्ट नहीं किया था जितना सोशलिज्म को इन्होंने सपोर्ट किया था, क्योंकि भाई भारत जो वो गांव में बसता और उस पीरियड में इंडिया न्यूली इंडिपेंडेंट था, तो बहुत सारे जो लोग थे वो बेसिकली विलेजेस से बिलोंग करते थे, तो ज़्यादातर उन्होंने रूरल डेवलपमेंट की उन्होंने बात की थी।
तो यहाँ पे ये चीज़ हम ऐड कर लेंगे, इसे थोड़ा सही कर लेना। नेक्स्ट है हमारा कि इन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने जो नैम के जो अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो पर्पस हैं, उन पर्पसेस को इन्होंने क्या किया था, क्लियर किया था। मतलब जैसे कोल्ड वॉर था, वो 2 ग्रुप्स के बीच में चला था, उनके बीच में फाइट चल रही थी, वॉर होने के चांसेस क्रिएट हो रहे थे, लेकिन इनका मोटिव क्लियर था कि भाई एक ही पर्पस है, शांति बनी रहे इंटरनेशनल लेवल पर, और जो पूरा कंट्री है, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो प्रोग्रेस करते रहे, उनका डेवलपमेंट होता रहे। ये 2 इनके मेन मोटिव इनके रहे। इम्पेरियलिज्म हो गया, या फिर जो बाकी सारी चीज़ें हैं, डिसआर्मामेंट है, या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन है बेस्ड ऑन रेस, इनको भी इन्होंने क्या किया था, अपोज किया था। इनको भी इन्होंने शांति के लिए खतरा माना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये एक क्वेश्चन है हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स में भी, 6 मार्क्स में भी, ठीक है। जनरली 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, उनको मुनाफा क्या मिलता था नैम में इंक्लूड हो गई, क्योंकि जो कंट्रीज़ थी जो यूएसए में इंक्लूड होती थी, यूएसएसआर के ग्रुप में जाती थी, तो यूएसए और यूएसएसआर से तो उनको बहुत बेनिफिट मिलता था। नैम में इंक्लूड होने से उनको क्या बेनिफिट था, ठीक है। ये नैम में इंक्लूड होना ही क्यों चाहते थे, उनका मोटिव क्या था नैम में इंक्लूड होने का। तो नैम में इंक्लूड होने का सबसे पहला मोटिव तो उनका ये था कि अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहते थे बिल्कुल भी, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर किसी एक ग्रुप में इंक्लूड हो गए तो उन्हें उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, और वो अपनी जो डिसीजन पावर होंगी खुद से अपने वो डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो ये पहला रीज़न था जिसकी वजह से इन्होंने नैम में इंक्लूड हुए। सेकेंड रीज़न हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि उन्हें अपने डेवलपमेंट की किसी एक ग्रुप की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें दोनों ग्रुप की ज़रूरत थी, या फिर कहे कि पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ थी सभी की हेल्प की उन्हें ज़रूरत थी, सभी की कॉपरेशन की उन्हें ज़रूरत थी। जैसे कि अगर वो किसी एक ग्रुप में इंक्लूड होते तो उन्हें हेल्प सिर्फ उसी से मिलती, और दूसरे से अटैक होने का डर रहता कि यार सामने वाला कब दूसरा हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो अब इन्हें किसी एक कंट्री में इंक्लूड नहीं होना था, क्योंकि इन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए पूरी दुनिया की ज़रूरत थी। ये भी एक रीज़न था कि वो दोनों से ही उन्होंने खुद को अलग रखने की बात कही, और जिसकी वजह से वो नैम में इंक्लूड हुए। इसके अलावा उन्हें पता था न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को, सपोज अगर वो यूएसए के ग्रुप में इंक्लूड होते हैं तो यूएसए की अगर फाइट होती है, लड़ाई होती है, वॉर की सिचुएशंस बनती है, तो इन कंट्रीज़ को भी यूएसए को सपोर्ट करना पड़ेगा और वॉर में उनके साथ पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। लेकिन भाई न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, इनके पास रिसोर्सेज अपने डेवलपमेंट के लिए इतने नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने बोला कि भाई हम तो वॉर में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से इन्होंने नैम इनके सामने बेटर ऑप्शन के तौर पर रहा। फिर अपने संसाधनों को, अपने रिसोर्सेज को वो किस में यूज़ करना चाहते थे, वो यूज़ करना चाहते थे अपने डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से उन्होंने नैम को सपोर्ट किया। फिर लास्ट है यहाँ पे कि नैम की वजह से ही वो अपनी जो डिसीजन पावर थी उनके हाथ में थी, अपने डिसीजंस वो खुद से ले पाते थे, जिसकी वजह से वो नैम में इंक्लूड हुए। तो नैम में इंक्लूड होने के यही सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ अपने डिसीजंस को खुद से ले पाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कि चलो बाकी कंट्रीज़ को तो बेनिफिट मिल रहा था, अब इंडिया जैसी कंट्रीज़ है या इंडिया के अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इन्होंने नैम को क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना, और जो इंडिया है क्योंकि वो बेसिकली लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा था, तो इंडिया को क्या बेनिफिट था भाई, इंडिया को भी वही सारे बेनिफिट थे जो बाकी कंट्रीज़ को मिल रहे थे, लेकिन उससे अलग इंडिया, उससे अलग क्या मतलब स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया से रिलेटेड कि इंडिया को क्या बेनिफिट था नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन करके। तो इंडिया को सबसे पहला बेनिफिट ये था कि अगर वो किसी एक ग्रुप में ज्वाइन होता, यूएसए या यूएसएसआर में, तो उसे उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता। लेकिन नैम की वजह से वो उन इश्यूज़ को वहाँ पे अराइज कर सका इंटरनेशनल लेवल पर, जहाँ पे उन्हें खुद का बेनिफिट हो, जहाँ पे इंडिया का खुद का बेनिफिट हो। उन इश्यूज़ को इंडिया ने क्या किया, आगे रखा, ठीक है। मतलब अपने मतलब की बात की, ना कि कैपिटलिस्ट ग्रुप और सोशलिस्ट ग्रुप, अपने मतलब की बात उसने रखी। सेकेंड, इंडिया को बेनिफिट ये मिला कि सपोज यूएसए और यूएसएसआर में से कोई भी इंडिया को अनदेखा कर रहा है या इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है कि हाँ भाई हमारे ग्रुप में इंक्लूड हो जाओ, तो इंडिया जो था वो दूसरे ग्रुप की तरफ क्या कर सकता था, मूव कर सकता था। उसे पता था कि अगर दोनों में से कोई एक मुझे प्रेशराइज करेगा तो मैं दूसरे की तरफ मूव हो जाऊंगा या दूसरे के ग्रुप में चले जाऊंगा। तो पहले वाला कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि जो इंडिया है वो किसी दूसरे की तरफ मूव करे। तो ये भी एक रीज़न है, ये भी एक बेनिफिट था जो इंडिया को मिला कि दोनों में से किसी ने भी इंडिया की अनदेखी नहीं की और प्रेशराइज नहीं किया, ग्रांटेड नहीं लिया, ठीक है इंडिया को। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि क्रिटिसाइज क्यों किया गया। चलो ठीक है भाई, बेनिफिट मिल रहे हैं इंडिया को तो मिलने भी चाहिए बेनिफिट्स, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं,
तभी तो उन्होंने नैम को बनाया भी था। लेकिन क्रिटिसाइज क्यों किया गया फिर? इंडिया की जो नॉन अलाइन मूवमेंट की पॉलिसी उन्हें कई बेसिस पर क्रिटिसाइज किया गया। तो सबसे पहले तो अनप्रिंसिपल बोल दिया गया कि नैम का अपना कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, ठीक है। एक तरफ नैम कहता है कि दोनों ग्रुप से अलग रहना है, ठीक है, और जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है सबको साथ लेके चलना है। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पे बनता है। लेकिन इंडिया जो था उसे कई बार ये क्रिटिसाइज कर दिया जाता है कि इंडिया ना जब बात अपनी आती है तो सबसे आगे आ जाएगा, लेकिन जब बात सबकी आती है या फिर किसी दूसरे मेंबर की आती है तो वो स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ले पाता या उतनी स्ट्रिक्टली बातें अपनी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं रख पाता। एक तो इस बेसिस पर क्रिटिसाइज किया जाता है कि सिद्धांतहीन है, अनप्रिंसिपल्ड है, इसका अपना कोई प्रिंसिपल है ही नहीं नॉन अलाइन मूवमेंट का। इंडिया के हिसाब से चलता है, इंडिया को लगेगा तो वो बात रखेगा और नहीं लगेगा तो नहीं रखेगा। इस बेसिस पर इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। सेकंड, क्रिटिसाइज किया जाता है इंडिया की पॉलिसी को कि इनकंसिस्टेंसी इंडिया की मतलब यहाँ पे बनी रहती है, असंगतता बनी रहती है कि एक तरफ तो इंडिया बोलता है कि दोनों में से किसी ग्रुप में इंक्लूड नहीं होना, ठीक है, दोनों में से किसी ग्रुप में इंक्लूड नहीं होना, ना ही यूएसए और ना ही यूएसएसआर, दोनों में से किसी ग्रुप में इंक्लूड नहीं होना। तो लेकिन इंडिया ने क्या किया था, 1971 में यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली थी 20 ईयर की, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया को बोला जाता है कि अच्छा खुद तो बोलता है कि दोनों में से किसी में इंक्लूड नहीं होना, और वहीं जब अपनी बात आई तो यूएसएसआर के साथ उसने फ्रेंडशिप कर ली। तो इंडिया ने भी फिर अपने सपोर्ट में बात रखी कि यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी करने का मतलब ये नहीं है कि मेरी दुश्मनी अमेरिका के साथ हो गई या फिर ये ट्रीटी मुझे अमेरिका या अमेरिका के जो सपोर्टर कंट्रीज़ हैं उनके साथ दोस्ती करने से रोकेगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये किस्सा आपको बताती हूँ 1971 का है क्या। देखिए 1971 में वॉर होता है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया को सपोर्ट कर रहा होता है यूएसएसआर और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा होता है यूएसए। अब यही 1971 का हमने ना एयरनेस ऑफ कोल्ड वॉर में भी डिस्कस किया था, शीत युद्ध के दायरों में, ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा तो 1971 में वॉर होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इंडिया को सपोर्ट कर रहा होता है यूएसएसआर और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है यूएसए। और यूएसएसआर को सपोर्ट कौन कर रहा था? चाइना सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर को। अब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है और इंडिया और चाइना की ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी थी 1962 में, जो कि 71 से काफ़ी पहले है। तो इंडिया और चाइना की लड़ाई तो ऑलरेडी मतलब भिड़ी हुई थी इनके आपस में। अब चाइना यूएसएसआर को कहते हैं कि भाई तू तो मेरा दोस्त है, तू मेरे दुश्मन को सपोर्ट मत कर। तो इस तरीके से जो यूएसएसआर था उसका मानना ये था कि नहीं यार, अगर मैं इंडिया को सपोर्ट करना अगर मैं बंद कर दूंगा तो क्योंकि डायरेक्ट वॉर है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन इनडायरेक्ट वॉर चल रहा है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो यूएसएसआर ने कहा कि अगर मैं इंडिया को सपोर्ट नहीं भी करूंगा तो फिर इसमें मेरी ही हार होगी। तो उसने फिर इंडिया को सपोर्ट ना करने से चाइना को मना कर दिया कि नहीं भाई मैं तो इंडिया के साथ ही रहूँगा। तो 1971 में यूएसएसआर की एंट्री से पहले, इंडिया को सपोर्ट करने से पहले, इंडिया इस वॉर में पहले हारने वाला था क्योंकि पाकिस्तान के साथ और भी कई सारी कंट्रीज थी और यूएसए भी उसके सपोर्ट में था। फिर यूएसएसआर की जब एंट्री हुई वो इंडिया को सपोर्ट करने लगा, तब जाकर के इंडिया के कहीं जीतने के चांसेस हुए और इंडिया जीता भी। तो इस तरीके से इंडिया इसमें जीता और तब जाकर के, और उसी वजह से फिर उसने मतलब यूएसएसआर के साथ 20 ईयर की पॉलिसी भी की थी, मिलिट्री फ्रेंडशिप ट्रीटी इसने की थी यूएसएसआर के साथ इंडिया ने, ताकि इसे मिलिट्री हेल्प यूएसएसआर से मिलती रहे। और काफ़ी ट्रेडिशनल फ्रेंड है दोनों, इंडिया और यूएसएसआर। जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो दोनों हमेशा सपोर्ट करते हैं और यूएसएसआर ने तो काफ़ी हेल्प की है इंडिया की। तो इस तरीके से इंडिया ने कहा कि भाई 20 ईयर की पॉलिसी फ्रेंडशिप ट्रीटी मैंने की है, लेकिन ये ट्रीटी मुझे यूएसए और यूएसए के जो बाकी सपोर्टर कंट्रीज़ हैं उनके साथ मुझे अच्छे रिलेशंस रखने से ये नहीं रोक सकती। तो इस तरीके से इंडिया ने अपनी बात को क्लेरिफाई किया। तो दो रीजन है जिनकी वजह से क्रिटिसाइज़ किया गया। पहला अनप्रिंसिपल कि भाई अपना मतलब रखता है, दूसरा ये कि खुद बोलता है कि दोनों में से किसी में इंक्लूड नहीं होना और वहीं यूएसएसआर के साथ 20 ईयर की फ्रेंडशिप ट्रीटी कर लेता है। तो इन दो बातों को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जाता है नैम की पॉलिसी जो इंडिया ने फॉलो की थी, इंडिया की नैम की पॉलिसी। अब यहाँ पे न्यू टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में सिंपल डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है या फिर इसमें किस तरीके से नैम न्यूट्रल है या नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूट्रलिटी का बेसिकली मतलब होता है स्टेइंग आउट ऑफ वॉर, युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना, कि भाई वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना, जो कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच चल रहा था।
ठीक है, न्यूट्रलिटी का मतलब है। अब आप सोचेंगे कि नैम भी तो यही कर रहा था, दोनों में से किसी में भी इंक्लूड नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नैम जो है वो न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि दोनों में से किसी की भी साइड नहीं लेना, ठीक है। कि नैम क्या करता था कि अगर यूएसएसआर में से कोई एक गलत है तो नैम उसे क्रिटिसाइज करता था, और दोनों में से अगर कोई एक सही था तो नैम उसे सपोर्ट करता था, अप्रिशिएट करता था। तो इस तरीके से जो नैम है वो वॉर में पार्टिसिपेट करता था, लेकिन वॉर को बढ़ावा देने के लिए नहीं, उसे कंट्रोल करने के लिए, कि वॉर को जितना ज़्यादा हो सके उसे कंट्रोल किया जाए। तो इस तरीके से नैम जो है वो वॉर में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वॉर को कम करने के लिए। तो इस तरीके से नैम जो है वो न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट हमारा रहेगा आइसोलेशन की क्वेश्चन, कि आइसोलेशनिज्म है या नहीं है, पृथकतावाद है या नहीं है, अलगाववाद भी आप इसे कह सकते हैं, कि पृथकतावाद है या नहीं है। नैम जो है वो आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी को फॉलो करता है या नहीं करता, तो हमारा आंसर रहेगा नहीं। यहाँ पे भी सेम वैसे ही जैसे न्यूट्रल था। चलिए आइसोलेशन का मीनिंग देख लेते हैं। रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम इंटरनेशनल अफेयर्स या वर्ल्ड अफेयर्स, खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से क्या रखना, एकदम अलग थलग रखना, काट कर रखना, कि भाई इंटरनेशनल लेवल से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे क्लास में भी कई बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ भी घटना घट रही है क्लास में, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, अपनी अलग ही दुनिया में होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ भी कुछ ऐसी ही थी कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा उन्हें उससे कोई मतलब नहीं रहता था, वो अपने में ही मस्त रहते थे, ठीक है। तो नैम की जो कंट्रीज़ थी वो इस तरीके से नहीं थी कि दोनों में से किसी भी वर्ल्ड में इंक्लूड नहीं होते हैं, तो वो उन्होंने खुद को इंटरनेशनल लेवल से अलग एकदम रख दिया, ऐसा नहीं था। ये इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते थे। नैम की जो पॉलिसी वो आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी नहीं है। क्यों? क्योंकि नैम जो था वो इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करता है, खुद को अलग नहीं रखता, एक स्ट्रांगली अपना पार्टिसिपेशन रखता है, और वो भी उन कंट्रीज़ का जो न्यूली इंडिपेंडेंट थी, उनके डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, उन कंट्रीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है और स्ट्रांगली अपनी बातें रखता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन अलाइन मूवमेंट है वो ना तो आइसोलेशन की पॉलिसी को फॉलो करता है और ना ही न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को। नेक्स्ट हमारा रिलेवेंस ऑफ नैम, प्रासंगिकता पूछा जाता है। भाई ये तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, मतलब हर बार 5 में से कहे तो 3 बार पूछा जाता है 12वीं वालों के लिए अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। 5 में से 3 बार तो मतलब ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है? क्वेश्चन बनता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब आप प्रासंगिक हो गया है, इररिलेवेंट हो गया है, ये रिलेवेंट है, पूछा जाता है इस तरीके से। इररिलेवेंट पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे इररिलेवेंट नहीं है, पूछा जाएगा रिलेवेंट है तो हम बताएंगे हाँ रिलेवेंट है, ठीक है। हिंदी वालों के लिए कहूँ तो आप प्रासंगिक बोल देते कि क्या ये आप प्रासंगिक है तो हम बोलेंगे नहीं, पूछेगा कि प्रासंगिक है तो हम बोलेंगे हाँ, ठीक है। मतलब रिलेवेंट मतलब इंपॉर्टेंस इसकी रह गई है या नहीं रह गई। चलिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये कि जैसे कोल्ड वॉर था वो 1945 से 1991 तक लड़ा गया था, ठीक है। 2 ग्रुप्स के बीच लड़ा गया था, यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों ग्रुप्स के बीच चला था मतलब। और यूएसए जो था इस वॉर में ये जीत गया था और यूएसएसआर इस वॉर में हार गया था। तो कितने ग्रुप बचे? एक जीता एक हारा, जीता हुआ तो एक ही बचा ना, यूएसए बचा। तो करंट टाइम पे जो 1991 के बाद की बात की जा रही है कि करंट टाइम में जो वर्ल्ड है वो बाइपोलर नहीं है, मतलब 2 लीडर्स नहीं है, एक ही लीडर है। और नैम का मतलब क्या है? दोनों ग्रुप से अलग रहना। तो जब नैम का मतलब है दोनों ग्रुप से अलग रहना और करंट में सिर्फ एक ही ग्रुप है, तो नैम करंट में रिलेवेंट नहीं रहेगी क्योंकि एक ही ग्रुप बचा है, तो एक ही ग्रुप से अलग रहने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो इस तरीके से कई सारे जो क्रिटिसाइजर्स हैं, क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई नैम तो इररिलेवेंट हो चुका है क्योंकि करंट में कोल्ड वॉर ही खत्म हो चुका है, और जब कोल्ड वॉर ही खत्म हो गया है तो नैम की भी कोई रिलेवेंसी करंट पीरियड में नहीं बचती। इस तरीके से ये नैम को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन वहीं कई सारे जो लीडर्स हैं, थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं भाई जो नैम है वो करंट में भी इम्पॉर्टेंट है। और क्यों ये इंपॉर्टेंट कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट कहते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके प्रिंसिपल्स के बेसिस पर, कि जिन बातों को लेकर के नैम को बनाने की बात की गई थी वो सारे रीजंस आज भी रिलेवेंट है, वो सारे रीजंस आज भी ज़रूरी है। जैसे नैम को बनाने की बात की गई थी वर्ल्ड पीस के बेसिस पर, विश्व में शांति बनी रहे, तो क्या ये चीज़ आज नहीं चाहिए? क्या आज भी ये सारी चीज़ें चाहिए? भाई टेररिज्म फैल रहा है, वॉर हो रहा है, रेसिज्म की जो पॉलिसीज़ हैं उनको आज भी फॉलो किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों को अपोज करने के लिए नैम आज भी ज़रूरी है। और क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो करंट में डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, है ना, तो नैम जो है वो आज भी रिलेवेंट है।
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को सपोर्ट करने की बात करता है, ठीक है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब एक दूसरे की जो बाउंड्रीज होती है या फिर एक दूसरे का जो देश है उसकी संप्रभुता का सम्मान करेंगे, मतलब डिसीजन लेने का जो राइट होता है, जो पावर होती है, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया अपने एरिया के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस ले रहा है हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। पाकिस्तान जो डिसीजंस ले रहा है उसको रिस्पेक्ट करेंगे। सोवरेनिटी मतलब बनी रहनी चाहिए संप्रभुता, डिसीजन पावर होती है, स्वयं के प्रभु हम कह सकते हैं जिसे। थर्ड वर्ल्ड नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड वर्ल्ड नेशंस वही जो मैप में आपको रिकॉल करवा देती हूँ, ग्रीन कलर में थे, ठीक है। तो वो कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे मैंने कहा उन कंट्रीज को ये रिप्रेजेंट करता है। तो वही डेवलप कंट्रीज के लिए तो ठीक है रिसोर्सेज ऑलरेडी कहीं सारे होते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं इन्हें कॉपरेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गई और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जो ये आपस में मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। सपोर्ट टू यूएनओ, ये यूएनओ का सपोर्ट भी इनको मिला हुआ है और ये भी यूएनओ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो करंट में क्योंकि यूएन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नैम जिसे सक्सेसफुल बनाता है, ठीक है। मतलब नैम इसे सक्सेसफुल कैसे बनाता है कि नैम कई सारी कंट्रीज़ को यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट करने की यहाँ पे बात करता है, अपनी मेंबर कंट्रीज़ को वो यूएन के स्टेज तक ले गया। तो इस तरीके से नैम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूएन में भी, जिसकी वजह से नैम को आज भी रिलेवेंट माना जाता है। इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात करता है, किसी भी तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशंस है, पॉलिटिकल हो गया, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको ख़त्म करने की बात करता है डिफरेंसेस को, इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है। इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने की बात करता है। यही सारे रीजंस है जिनकी वजह से जो नैम है वो आज भी रिलेवेंट है। नेक्स्ट है लॉजिक ऑफ डिटरेंस, भाई इसे कहते हैं अपरोध की नीति। हम बोल सकते हैं कि अपरोध की नीति क्या है। अपरोध की नीति होती है सपोज ए ग्रुप है और बी ग्रुप है, ठीक है। दोनों ही ग्रुप को पता है कि भाई ए को भी पता है कि बी वाला मुझे ख़त्म करने में कैपेबल है और बी को भी पता है कि ए मुझे ख़त्म करने में कैपेबल है। तो जब दोनों को ही पता होता है कि सामने वाला हमें ख़त्म कर सकता है और डिस्ट्रक्शन इक्वल लेवल का होगा, है ना, तो दोनों में से कोई भी क्या करेगा, वॉर का खतरा नहीं लेना चाहेगा कि हाँ यार वॉर होगा और खतरा मतलब हमें डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों को ही पता है कि सामने वाला उतनी ही कैपेबिलिटी रखते हैं जितना कि हम कैपेबिलिटी रखते हैं। तो दोनों में से कोई भी वॉर नहीं करता, अटैक नहीं करता, जिसकी वजह से वॉर की सिचुएशंस नहीं क्रिएट होती। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था ये। और रोल ऑफ इंडिया इन नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट में इंडिया का क्या रोल है, कैसे क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है रोल इन इस्टेब्लिशमेंट, कि इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट की स्टेब्लिशमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जैसे हमने जवाहरलाल नेहरू जी की भूमिका में की भी हमने बात की थी। उन्होंने क्या किया था, कंट्रीज़ को इनवाइट किया था कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन अलाइन मूवमेंट में इंक्लूड होंगे। तो इंडिया ने भी तो वही चीज़ें की है, क्योंकि इंडिया के ही लीडर थे। इस्टेब्लिशमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को इन्वाइट किया कि हाँ भाई आएंगे और वो नॉन अलाइन मूवमेंट में इंक्लूड होंगे, और फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो भाई ग्रुप का भी जो एक ताकत होगी या जो दबदबा होगा वो भी बढ़ेगा, पावर भी बढ़ेगी। सेकेंड पॉइंट है अपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एथनिक रेशलिज्म और अपार्थाइड, कि जो रंग भेद, जाति भेद, ये सारी नीतियां हैं, इनका विरोध करना नॉन अलाइन मूवमेंट के थ्रू। क्योंकि ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी ना, इनके साथ बेसिकली ये सारी चीज़ें की जाती थी डोमिनेटिंग कंट्रीज़ के थ्रू। जैसे अगर ब्रिटेन है तो अंग्रेज़ थे, उन्होंने इंडिया में आके यही सारी चीज़ें की थी, कलर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इंडिया ही नहीं, अफ्रीका में भी किया था, और भी कई सारे एरियाज है जहाँ पे सारे सिस्टम चले थे। अपोजिशन टू इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद का विरोध। साम्राज्यवाद के विरोध में यहाँ पे यही है कि भाई एक जो गुलाम देश था उसे पता है कि गुलामी का मतलब क्या होता है, तो उसने ये जाना कि नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्रीज़ में अगर वो ग्रुप में इंक्लूड होंगे तो इम्पेरियलिज्म का अपोज वो आसानी से मिल के कर सकते हैं, ठीक है। साम्राज्यवाद जो था बेसिकली गुलाम बनाने की प्रक्रिया थी, जो कंट्रीज़ को गुलाम बना रहे थे और उनके रिसोर्सेज के ऊपर डेवलप कंट्रीज उनको अपने कंट्रोल में करते थे। तो इस चीज़ का भी इन्होंने विरोध किया था कि नहीं भाई कोई भी किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, जिसके जो रिसोर्सेज है वो खुद से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे।
फोर्थ पॉइंट यहाँ पे डिमांड ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात इन्होंने की थी, ग्लोबल वर्ल्ड की बात की इन्होंने की थी, इंटरनेशनल लेवल पे जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें इन कंट्रीज़ के पार्टिसिपेशन की बात की थी कि भाई इनको भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि जनरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो पॉलिसीज़ बनाई जाती थी उसमें डेवलप कंट्रीज़ होती थी और वो पॉलिसीज़ डेवलप कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग बनती थी। अब इन्होंने ये डिमांड रखी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ने कि भाई इनको भी वहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले, ताकि जो पॉलिसीज़ हैं वो ना सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ के बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग भी बने। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की उन्होंने बात की थी, इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात की थी। नेक्स्ट है टू प्रमोट म्यूचुअल कॉपरेशन, कि जो भाई इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था म्यूचुअल कॉपरेशन को बढ़ावा देने में, और इंडिया जितनी भी सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी उन सभी को ना इंडिया ने सपोर्ट किया था और हेल्प भी करता अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ का। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे इंडिया अराइज हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए ये भी सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, टॉपिक से रिलेटेड हैं, आप बताइएगा आपके कितने सही होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैम। निम्न में से कौन सा कथन नैम के उद्देश्यों को नहीं दर्शाता, हमें बताना है नहीं। तो जैसा हमने पहले भी बताया था कि भाई जब भी नहीं की बात हो ना तो इसे पहले ही अंडरलाइन कर लो आप लोग, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है आगे, नहीं तो हम गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। और ये भी होता है कि चारों ऑप्शंस रीड करने होते हैं। ठीक है, चारों ही ऑप्शंस आप रीड करिएगा। पहला ऑप्शन हमारा इनेबलिंग न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसी, उपनिवेशों से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में सक्षम करना, कि बेसिकली जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी अपने डिसीजंस वो खुद से ले पाए या नहीं ले पाए। क्या ये रिप्रेजेंट करता है नैम की पॉलिसी को? ये तो करता ही है। चलिए नेक्स्ट है बी, नोट टू ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंसेस, किसी मिलिट्री अलायंसेस में शामिल नहीं होना, सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होना, ये भी इसका फीचर है ही, हमें ढूंढना है जो नहीं है ना। थर्ड ऑप्शन है हमारा, फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इश्यूज, वैश्विक मुद्दों पर तटस्थता की नीति का पालन करना। हमने डिस्कस किया था ना अभी आज के ही टॉपिक में कि नैम की पॉलिसी जो है वो न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि न्यूट्रलिटी का मतलब होता है स्टेइंग आउट ऑफ वॉर, युद्ध की नीति में शामिल न होना, युद्ध से खुद को अलग रखना। लेकिन जो नैम है वो वॉर में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि वॉर को कम करने के लिए। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे यहाँ पे वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, तो इनइक्वालिटीज़ को भी खत्म करने की बात करता है। तो फर्स्ट का सही आंसर हमारा होगा सी, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन है वो नैम की जो फीचर है उसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, मार्शल टीटो वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ, कौन सी कंट्री के ये प्रेसिडेंट है? ठीक है, मार्शल टीटो डैश के राष्ट्रपति थे, कहाँ के हैं ये, कहाँ के नहीं है। मार्शल टीटो प्रेसिडेंट है हमारे यूगोस्लाविया के। तो सेकंड का सही आंसर होगा बी, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, उन्हीं के लिए यहाँ पे मार्शल टीटो वर्ड यूज किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट नॉन अलाइन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1961 इन डैश, मतलब कौन सी जगह पे हुआ था? प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में कौन सी जगह हुआ था? थर्ड का सही ऑप्शन है हमारा यूगोस्लाविया, सेम। क्यों? क्योंकि यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में नॉन अलाइन मूवमेंट का फर्स्ट समिट हुआ था 1961 में, जिसमें 25 कंट्रीज़ ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में भी, मैच द फॉलोइंग में भी इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज रिलेटेड टू नैम, कौन सा कंट्री नैम से रिलेटेड है? तो भाई ग्रीन कलर की जो कंट्रीज है वहाँ पे इनको आप आइडेंटिफाई करेंगे और आपको मैं आंसर बता देती हूँ। फोर्थ का सही आंसर हमारा होगा डी, फोर्थ पॉइंट, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि श्रीलंका, नाइजीरिया और इंडिया ये तीनों ही न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे और इन्होंने नैम को इंक्लूड किया था, नैम में मतलब ये ज्वाइन हुए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, मैच द फॉलोइंग। ये तो आप मुझे भाई कमेंट सेक्शन बताएंगे फटाफट से, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। आज के सेशन के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और काफ़ी लंबा चल गया वैसे तो ये सेशन। ठीक है, सेशन अगर पसंद आए तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। कई सारे बच्चे मतलब बोलते भी हैं कि दी वीडियोस का अपडेट नहीं मिल पाता, तो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उससे आप क्लिक कर देंगे तो ऑल पे जाकर आप क्लिक कर देना। ठीक है, वहाँ पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन सारी अपडेट आपको मिलती जाएगी। चलिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, धन्यवाद।